सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए बच्चों, हम आज 9वीं कक्षा का 5वां पाठ जो एकांकी है, जूलिया इस नाम की यह एकांकी है, यह देखने वाले हैं, जिसके लेखक है अंतोन चेखव। अंतोन चेखव यह इस एकांकी के लेखक है। एकांकी यानी एक अंक वाला, यानी नाटक का छोटा रूप, उसे एकांकी कहते हैं। तो देखो पहले परिचय देखते हैं। तो देखो, अंतोन चेखव जी का जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रूस में हुआ है। रूस यानी रशिया इस देश में हुआ है। यह बाहरी लेखक है। तो इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 को हुई है। अंतोन चेखव महान रूसी साहित्यकार, प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है, यानी कि उनके समूचे साहित्य में व्यंग्यात्मक यानी व्यंग्यार्थ को लेकर उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को अपने साहित्य में दर्शाया है। इनकी प्रमुख कृतियां है ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ, यह उनका उपन्यास है। अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि यह उनकी कहानियां हैं। इवानो, द चेरी आर्चर आदि इनके नाटक है। तो आज हम जो देखने वाले हैं यह एकांकी यानी इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। यानी कि हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उसके प्रति हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए। इसके बारे में इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है। तो यह एकांकी में शहरी एक युवती वह एक बड़े व्यक्ति के घर में उनके बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। वह ईमानदारी से हर रोज जाती है, उन बच्चों को पढ़ाती है। वैसे भी अन्य दूसरे घरों में भी जाकर वह बच्चों को पढ़ाती है, पर कुछ न कुछ कारण बताकर वह उसे पैसे नहीं देते और वह कुछ बोलती ही नहीं, बस चुप रहती है। इसके लिए एक दिन लेखक उसका इम्तिहान लेना चाहते हैं और उसे घर पर बुलाते हैं और कहते हैं, देखो जूलिया, आपने हफ्ते में से 4 दिन बच्चों को पढ़ाया है, उसमें भी बड़े ही बच्चों को, क्योंकि छोटा बीमार था इसलिए उसे आपने पढ़ाया नहीं, और कई छुट्टियां भी है आपकी। उन्होंने उसमें हफ्ते की एक छुट्टी जो इतवार को रहती है वह भी पकड़ ली। वैसे तो इतवार की छुट्टी नहीं ली जाती। तो ऐसा करते करते वह बस लेखक बोलते जा रहे थे, वो सुनती जा रही थी, पर कोई जवाब नहीं। जी हाँ, बस इतना ही बोलती जा रही थी। आखिर में लेखक कहते, अरे मैं आपको पैसे कम दे रहा हूं, आपने कष्ट किया है, पढ़ाया है, आपने काम किया है, तो आपके काम का दाम मिलना आवश्यक है। लेकिन जब तक मैंने कहता रहा तो चुप ही बैठी रही, आपने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? तो जूलिया कहती है, मुझे तो आप जो देंगे
वह स्वीकार है। इसलिए लेखक कहते देखो, आप जब तक ऐसे दब्बू बनकर जियोगी, ऐसे ही समाज तुझे दब्बू बना देगा। तो इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का यह संदेश एकांकी द्वारा दिया है। तो देखो एकांकी देखते हैं। बच्चों की गर्भनेस जूलिया वालसिल बनना आती है तो जूलिया दबे स्वर में क्या कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी, हाँ 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 बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। रूबल यह वहाँ की करेंसी है, चलन। जैसे हमारे यहाँ रुपया यह है तो वह रूबल है। तो देखो जूलिया की क्या अवस्था है, वह कभी पैसे मांगती नहीं है, जब वो देते हैं तभी वो लेती है, ऐसा लेखक कहते हैं। तो आप तो मुंह से, खुद के मुंह से मांगोगी नहीं, इसलिए मैं ही आपकी तनख्वाह देने का सोच रहा हूँ, आओ यहाँ बैठो, ऐसा यहाँ कहते हैं लेखक। जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। तो लेखक ने क्या कहा, 30 रूबल। तो जूलिया क्या कहती, नहीं मालिक 40 रूबल। गृहस्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गर्भनेस को 30 रूबल महीना दे देता हूँ। गर्भनेस यानी जो घर में आकर पढ़ाती है वो। तुमसे पहले जो गर्भनेस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने और 5 दिन, बस इतना कहती है। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं, हाँ 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी बनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चे को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। तो गृहस्वामी जी कहते हैं कि आप तो कहती है 40 रूबल 1 महीने का, लेकिन हमारे यहाँ पहले जो गर्भनेस आती थी वह बस 30 रूबल ही लेती थी। तो आपके 2 महीने के 60 रूबल हो गए। वो कहती नहीं 2 महीने नहीं, 2 महीने और ऊपर 5 दिन हुए हैं। तो वह हिसाब बताते हैं कि आपने इतवार की भी छुट्टी ली है और अन्य कई छुट्टियां ली है। तो कुछ दिन आपने क्या किया, कोल्या, यह उनका छोटा लड़का है, उसे घुमाने ले गई, और घुमाने ले जाने के कोई पैसे नहीं होते, ऐसा गृहस्वामी जी कहते हैं। तो जूलिया कहती है दबे स्वर में, देखिए इनका स्वर अभी भी दबा यानी छोटी आवाज में वो कहती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। वो कहती है आप ही कह रहे हैं तो ठीक है। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ, हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी इतवार की भी छुट्टी इसमें ली है और कई छुट्टियां, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वाने को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 हो गए। तो लेखक कहते हैं आपके 12 दिन की छुट्टियां हो गई तो आपके 12 रूबल कट हो गए। उधर कोल्या
4 दिन बीमार रहा और आपने वाने, ये दो उनके लड़के हैं, तो आपने बस वाने को ही पढ़ाया और मेरे वाई यानी पत्नी उन्हें क्या किया, आपको दोपहर में ही छुट्टी दे दी। तो 19 रह गए, 19 ना गए। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं हम, 41 रुपल ठीक है, यानी 60 में से 19 घटा दिए और कितने रह गए, बस 41 रुपल। जूलिया रुआ से हो जाती है रोते स्वर में, जी हाँ। कंठ रुदा हुआ है, फिर भी कुछ बोल नहीं पाती और कहती है जी हाँ, उतने ही रह गए। गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रुपल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रुपल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानियां मारिया ने वान्या के लिए जूते चुरा लिए। रुककर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? इस प्रकार लेखक कहते हैं कि 1 जनवरी में आपने हमारे घर की कुछ प्याली प्लेट तोड़ी है, तो इसके भी पैसे लगाने हैं और आपके कारण हमारे घर की नौकरानी है, उसने जूते चुराए हैं, तो यह बस आप ही की वजह से हुआ है, ऐसा लेखक कहते हैं। तो आखिरी में कहते हैं, आप मेरी बात को ध्यान दे रही है या नहीं दे रही? तो जूलिया कहती है मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हो। गृहस्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? प्रश्नार्थक चिन्ह। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के 5 रुपल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपल दिए थे। तो लेखक कहते हैं कि जूतों के 5 रुपल कट गए और 10 जनवरी को मैंने आपको 10 रुपल दिए थे। तो जूलिया कहती है लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे नहीं कह पाती, चुप हो जाती है। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। गृहस्वामी कहते हैं, अरे आप ऐसा कैसे कह रही है, क्या मैं झूठ बोलता हूँ? जूलिया आंसू पूछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। क्या कहती है? अगर आप कहते हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपल, ज्यादा नहीं। देखो, यह भी सच बात वह लेखक को बताती है कि मालकिन ने मुझे बस 3 रुपल दिए थे, बाकी नहीं दिए। तो गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती न होती तो यह अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रुपल। देते हुए, संभालो, गिन लो, ठीक है ना? यानी कि 60 में मूलतः इनके कितने रुपल हुए थे? 80, उसमें से 60 किए और 60 में भी अन्य कई चीजों का दाम लगाकर वह भी कम किए, बस कितने बचे?
11 रूबल। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद, ऐसा कहती है। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। तो देखो अब लेखक मूल स्थिति में आकर जूलिया को कहते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, यानी कि आपके काम के पैसे मैंने कम किए, फिर भी आप मुझे धन्यवाद दे रही है। तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प किए हैं, ऐसा करके भी आप चुप क्यों हो? ऐसा लेखक क्या कहते हैं, गुस्से में आवाज कांपने लगती है जूलिया, जी हाँ मालिक। जूलिया फिर भी क्या कहती है, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाते लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। तो आखिर में जूलिया क्या कह रही है, इससे पहले मैंने कई जगहों पर काम किया है, लेकिन किसी ने भी पैसे नहीं दिए, आप ही तो है जिन्होंने 11 क्यों न हो वह रूबल देने को तय हुए हैं। तो गृहस्वामी क्रोध के कारण कांप जाते हैं और उत्तेजित स्वर में कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकालकर, ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्गम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो लेखक क्या कहते हैं, अब तक जितने लोगों ने आपको फंसाया है, इस बात का मुझे आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य मुझे इस बात का है कि मैंने आपके साथ छोटा सा क्रूर मजाक किया, यानी अब तक जो उन्होंने उसके 80 रूबल में से बाकी रूबल की कटौती की है और 11 रूबल बस बचे हुए हैं, तो उन्होंने उनके साथ मजाक किया था। लेकिन वे कहते हैं, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया। वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। लेखक क्या करना चाहते थे, जूलिया को सबक सिखाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जूलिया कुछ भी बोल नहीं रही थी कि उन पर यह अन्याय कर रहे थे, फिर भी वह अन्याय के प्रति विरोध नहीं कर रही थी, इसलिए उसे उकसाने के लिए लेखक ने उनके साथ मजाक किया है। लेखक कहते हैं, देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं लूंगा। और वे क्या कहते हैं, जेब से 80 रूबल निकालते हैं और उसके हाथ में थमा देते हैं और वे कहते हैं, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा जूलिया, क्या ये जरूरी है इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए, कि अगर हमें कोई
इंसान अच्छा समझता है तो हम किसी अन्याय का विरोध क्यों न करें। आप इतनी बोथट यानी बोधा क्यों बन गए, आपने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया। उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए और बस चुप बैठे रहे और सभी अन्याय सहते रहे। ऐसा क्यों? नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इस प्रकार अन्याय का विरोध नहीं करोगी तो यह नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन यानी इस समाज में कठोर, क्रूर, निर्मम ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अब तक आपको एक पैसा भी, आपके काम का एक पैसा भी नहीं दिया, ऐसे हृदयहीन संसार से लड़ना पड़ेगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, वो भी कैसा? पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित, रीढ़ यानी हड्डी, रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। तो आखिर में लेखक कहते हैं, अगर आप इस प्रकार दब्बू बनकर रहोगी, खामोश बनकर रहोगी तो और भी अन्याय आपको सहना पड़ेगा। इस प्रकार आप अन्याय के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। तो इस एकांकी के जो स्वाध्याय है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।